18 अक्टूबर को तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साना कारसाज में इस जो ख़ुदकश हमला था उससे महफूज हो गई। मैं इस पूरे दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इस रैली में रहा और बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि मैं उनके ट्रक पे चढ़ने जा रहा था, लेकिन फिर मुझे लाइव कॉल आ गई, स्टूडियो से आ गया कि आप लाइव प्रोग्राम करें। और फिर शाम को जब ये धमाके की खबर आई और मैंने अपनी दोस्त सबसे पहले फौजिया वहाब को फ़ोन किया, मिल नहीं रहा था, फिर उनकी फौजिया की बिलबिलाती हुई चीखती हुई आवाज़ आई। 18 अक्टूबर की शाम आज तक वक्त याद है, 5:30-6 बजे के ख़ुदकश हमला हो गया। आप देखें कि मोहतरमा एक तवील अरसे बाद जब पाकिस्तान वापस आ रही थी कितनी खुश खुर्रम थी अपने अवाम के दरमियान। और वो जो मैंने कहा कि जो इस दौरान जो मजहबी शिद्दत पसंदी हुकूमत के अंदर और बाहर लोग थे इस बात की तैयारी कर रहे थे जो 18 अक्टूबर ही को उनको ख़त्म कर दें, लेकिन उस दिन तो अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। लेकिन फिर उन्हें कहा भी जाता रहा अमेरिकन की जानिब से भी, पार्टी के लोगों की जानिब से भी कि वो रैली नहीं निकालें, जलसे नहीं निकालें। बल्कि मुझे याद है कि हामिद करज़ई जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस दिन जिस दिन 27 दिसंबर को मोहतरमा लियाकताबाद के जलसे में जा रही थी, लियाकत बाग के जलसे में जा रही थी, तो उन्होंने वार्न किया था कि ख़ुदकश हमलावर आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मोहतरमा ने उस वक्त भी इनकार कर दिया और बड़ी जुर्रत और इस्तकामत से कहा कि मौत आनी है तो किसी दिन आएगी। और फिर 27 दिसंबर आया और किस तरीके से उनको 27 दिसंबर को लियाकत बाग में घेर कर शहीद किया गया। और आखिरी तकरीर हमेशा उनकी यादगार रहेगी। कुछ किरदारों के नाम आए हुकूमत के अंदर और बाहर, तालिबान पे भी इल्ज़ाम लगा, जवाबी मुशर्रफ पे इल्ज़ाम लगा, लेकिन ये आखिरी तस्वीर थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। मेरे साथ पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, ठीक है, एक प्रोफेशनल सहाफ़ी की हैसियत से जज्बाती तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ज़ाती ताल्लुक़ मेरा भी बल्कि हर आदमी का होगा कि शहादत के बाद यूँ भी वो अपनी ज़िंदगी से भी बड़ी हो गई थी। तो वो जो मैं लम्हे याद कर रहा था, सवाल ये आया कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आई, UN की एक टीम भी आई, लेकिन पीपल्स पार्टी मोहतरमा के कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, सामने नहीं ला सकी। नैयर बुखारी साहब। शुक्रिया बरेलवी साहब। एक तो ये आपका ये ऑडियो सिस्टम मुझे गड़बड़ लग रही है, आपको मैं बहुत क्लियर नहीं सुन पा रहा। बहरहाल आपने इंट्रो में कहा 18 अक्टूबर के हवाले से जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा दुबई से पाकिस्तान आई थी और उसके बाद हमने 27 दिसंबर के वाक़यात का भी ज़िक्र किया। इत्तफ़ाक़ ऐसा था कि मैं दोनों वक्त पे 18 को भी मौजूद था कराची में जब ये इंसिडेंट हुआ, और मैं 27 दिसंबर को भी मोहतरमा के साथ वहाँ पे स्टेज पे था। आपको थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूँ कि मोहतरमा ने आने का जब ऐलान किया पाकिस्तान वापसी का, तो उन्होंने दुबई से ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी जो पाकिस्तान में मौजूद थी उनके ड्यूटियां लगी कि तमाम लीडरान जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ से बैक वक्त अनाउंस करेंगे मोहतरमा की डेट का। और मुझे याद है कि मेरी ड्यूटी लगी थी कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में जाऊं, और इसी तरह राजा परेशर साहब मुजफ्फराबाद, मखदूम उमैन फ़हीम साहब कराची, जहांगीर बदर साहब, तो हमारे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे थी। तो जिस दिन हमने ये अनाउंस किया उस दिन पहली रमज़ान थी जब हमने यह अनाउंस किया था 2007 को। बिल्कुल वो जो मैं 10 अप्रैल 1986 का भी चश्मदीद गवाह हूँ जब मोहतरमा ने लाहौर लैंड किया था, लेकिन जब कराची में वो आई तो इस दफ़ा इज्तिमा लाहौर से भी बड़ा था। अभी कुछ तकरीबन जो कैलकुलेशंस मैंने जिस तरह आप साथ थे मैं भी साथ साथ बिल्कुल चलता रहा था और यकीनन बड़ा तारीखी था। और वो जो, लेकिन मैं ये कहता हूँ खुदकश धमाके करने के बाद आप लोगों ने रोका नहीं उनको कि आपके वो दर पे हैं, हर सूरत में मानेंगे। पार्टी के लोगों ने, वाशिंगटन भी कह रहे थे, मुशर्रफ साहब कहते हैं मैंने भी रोकना चाहा था।
बरेलवी साहब, हुआ ये कि जिस दिन वो इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद क्योंकि हम मौजूद थे, मैं उस वक्त नेशनल असम्बली का मेंबर था, मेरे साथ और दोस्त भी थे, तो मोहतरमा उसी रात मुख्तलिफ अस्पतालों में विज़िट भी किया मैंने। नेक्स्ट डे 19 अक्टूबर को मोहतरमा ने अपने जो सीनियर लीडरशिप थी उनको साथ मीटिंग बिलावल हाउस में की, जिस मीटिंग में मैं शरीक था। और मोहतरमा के वो कलमात मुझे आज भी याद हैं कि जब मोहतरमा ने कहा कि मुझे बहुत सारा मशवरा दिया जा रहा है कि मैं कैंपेन ना करूं, मैं वापस चले जाऊं, तो मोहतरमा ने कहा कि सियासत एक आज़ादाना फेल है। बहुत सारे MNAs हमारे साथ वहाँ बैठे हुए थे, जो लीडरशिप भी बैठी थी। तो मोहतरमा ने कहा जो मुझे छोड़ के जाना चाहता है वो बिल्कुल जा सकता है। मैंने इस मुल्क के अवाम के लिए एक रास्ता मुतय्यन कर लिया है और मैं उस रास्ते पे चल पड़ी हूँ और मैं चलूँगी। जो मेरा साथ देगा वो, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए उस मुल्क के अवाम की खिदमत करना चाहता है। अगर कोई शख्स मेरा साथ ही छोड़ के जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है। तो वो 19 अक्टूबर के वो ये शाम को मीटिंग बिलावल हाउस की थी, हम उस सारे में शरीक थे और मोहतरमा का मुसम्मम इरादा था, पुख्ता इरादा था कि वो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए काम करेंगी। और नहीं भाई साहब, मेरा सिर्फ एक आज तक 14 साल हो गए, मसलन जो इल्ज़ाम लगा मुशर्रफ ने लगाया तालिबान पर, जबकि मोहतरमा और आपकी पार्टी के लोग कहने लगे नहीं, मुशर्रफ हुकूमत में शामिल लोग उसमें जो है उसके ज़िम्मेदार हैं। और आपकी भी एक 7 साल फिर हुकूमत भी रही, लेकिन UN की भी आप टीम भी आपने बुलवाई, लेकिन क्यों नहीं पहुंच सके सवाल उनके कातिलों तक? देखिए, बात सुने बरेलवी साहब, आप एक बड़े सीनियर और तजुर्बाकार जर्नलिस्ट हैं। 51 से लेके अभी तक जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज हुई और जितनी भी अमवात हुई या शहादतें हुई, वो अपने लॉजिकल एंड को नहीं पहुंची। इसका आगाज़ तो 1951 में हो गया था, लियाकत बाग में भी कायदे मिलत जनाब लियाकत अली खान का मर्डर हुआ, वो भी एक्सपोज न्यूज़। ये हम समझते हैं। अब मुझे बात कंप्लीट कर। देखिए, बुनियादी बात ये थी कि उस वक़्त इंसिडेंट पंजाब के हदूद में हुआ, दायरा अख्तियार पंजाब का था, इन्वेस्टिगेशन टीम्स पंजाब की थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही थी वो भी पंजाब की थी, और मरकज़ में हम बैठे हुए थे। बिलाशुबा हम आगाज़ में पंजाब में हम कोलिशन में थे और प्रोसिक्यूटर्स भी वहाँ थे, और उसके लिए अभी भी अपील्स पेंडिंग है। बिलाशुबा ये लोग दुरुस्त सवाल करते हैं कि कन्विक्शन नहीं हो सकी। उस वक़्त बैतुल्ला मसूद था, उसका आप अंजाम देख लें वो क्या हुआ। और जो लोग अरेस्ट हुए थे जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे, मैं उस बात का मैं फिर आई विटनेस हूँ कि जब उस धमाके में मैं वहाँ मौजूद था और हम जब इंजर्ड्स को देखने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गए, जब मैं वहाँ से वापस इस्लामाबाद की तरफ निकला मोहतरमा कि जब मुझे ख़बर मिली कि मोहतरमा ज़ख्मी हो गई हैं, तो गॉर्डन कॉलेज के सामने जो रोड थी उस वक़्त फायर ब्रिगेड उस जगह, धमाके वाली जगह धो रही थी। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उस जगह को प्रिजर्व करना, उसको कॉर्डन करना, उस एविडेंस को प्रिजर्व करना। लेकिन वो एक कॉन्स्पिरेसी थी मोहतरमा के ख़िलाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। विद इन 40 मिनट्स जो इंसिडेंट की जगह थी, प्लेस ऑफ इंसिडेंट थी, प्लेस ऑफ अकरेंस थी, उसको धो दिया गया। तो किसका इख्तियार था? जनरल मुशर्रफ बैठा हुआ था, जनरल मुशर्रफ के हवारी बैठे हुए थे और जो इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे थे। मैं खुद आई विटनेस हूँ उस 27 दिसंबर को, जब ये मैंने खुद देखा जब ये जाए वकुआ जो है उसको धोया जा रहा था। और जब मैं बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल पहुँचा तो उस वक़्त मोहतरमा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे, और बहुत एक हजूम था। लेकिन हमें रिपोर्ट्स जो डॉक्टर से आ रही थी वो कुछ खातर अच्छी नज़र नहीं आ रही थी, मिल नहीं रही थी। और वो एक ऐसा लम्हा था कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन और स्याह तरीन दिन था, जिस दिन वो
सियासी क़यादत को आवाम से नहीं बुखारी साहब, ये सब दुरुस्त है, लेकिन ऐसे ख्याल आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सियासी भुट्टो साहब को तो खैर फांसी ज़िया उल हक ने दी, सबको पता है। लियाकत अली ख़ान के कातिल भी मदनी चले, मुर्तदा का भी एक रहा, मोहतरमा का भी। लेकिन ये है कि जिस तरह आप कहते हैं कि अगर मुशर्रफ ने किया तो मुशर्रफ पर मुकदमा चलना चाहिए था इस केस के ऊपर। आप लोगों ने परसू नहीं करा कि आप उस पर केस को पूरे तौर पर आखिर तक अंजाम तक पहुँचाते, अगर वही जिम्मेदार थे इसके। और तालिबान को तो खैर एक अलग है, वो तो हमने जो कुछ जिस तरह तालिबान को पाला पूसा हमारे, और जिस तरह पैटर्नेज दी, वो भी हमारे सामने है। रेलवी साहब उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स और कुछ स्टेट एक्टर्स भी शामिल थे। ये कॉन्स्पिरेसी सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं थी, इसमें कुछ और प्लेयर्स भी शामिल थे जो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके। आया उस वक्त की जो हुकूमत थी वो सिक्योरिटी फराहम करना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, और वो मुशर्रफ को और मुशर्रफ की जो टीम थी उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसके मुताबिक उन्होंने सिक्योरिटी फराहम नहीं की, और ये सिक्योरिटी लैप्स भी था। हम तो सब्सिक्वेंटली को मुकदमा चला कि नहीं चला, लेकिन आप ये तो ज़रूर देखें कि ये सिक्योरिटी लैप्स किस वजह से था, ये क्यों इंसिडेंट हुआ, वो क्यों नहीं पुलिस और रेंजर्स जो है वो मोहतरमा को सिक्योरिटी फराहम कर सकी। जिम्मेदारी तो बुनियादी उनकी थी। और उसके बाद इंसिडेंट के बाद जो है फिर भी हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। गवर्नमेंट तो हमारी कहीं बनी आके मार्च में, और मार्च में जब गवर्नमेंट बनी और इन बिटवीन जो पीरियड था वो पीरियड तो मुशर्रफ के पास था, वो केयर टेकर्स के पास था, और वही वक्त था जब वहाँ पे एविडेंस भी कलेक्ट होता था, जहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होती थी। जब हम गवर्नमेंट में आए तो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन तो ही हमने बैरून मुल्क से टीम भी नहीं, लेकिन जो यूएन के जो दो नुमाइंदे आए थे उनकी जो यूएन के जो नुमाइंदे आए थे, जो उनकी रिपोर्ट एक किताबनुमा सूरत में छपी और उसने कहा कातिल फिर बच निकले, तो उन्होंने बहुत सारे उसको किताब भी खुद एक केस अपने तौर पर था। मुझे याद है वो एक चिली के थे और दूसरे आयरलैंड के थे, दो हजरात थे, उनकी किताब आई तो उन्होंने तो बहुत वजाहत से कहा। मेरे कहने का मकसद ये है कि ख्याल ये पाया जाता है कि पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से मोहतरमा के कातिलों को के आखिर तक पहुंचाने के लिए करना था, शायद उस तरह वो नहीं कर सके। बुखारी साहब, हमारे पास जो स्टेट मशीनरी थी हमने भरपूर एफर्ट्स किए, हमारी क़यादत ने किए। जनाब आसिफ अली जरदारी ने भरपूर कोशिश की उसके लिए, और आज भी हम जो लोग एक्विट हो गए हैं उनके खिलाफ अपील में हाई कोर्ट में मौजूद हैं। और हम चाहते थे कि कुछ जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे वो तो अपने अंजाम को पहुंच गए थे, लेकिन कुछ जो थे जो सहूलतकार थे, जो फैसिलिटेटर्स थे, उनके खिलाफ मुकदमा था। मैं समझता हूँ पुलिस ऑफिशल्स भी उस वक्त के जो यहाँ पे तैनात थे उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी, नेगलिजेंस भी बनती थी उनकी कॉन्स्पिरेसीज भी हो सकती हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल इस किस्म के इंसिडेंट हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अच्छा एक मैं हट कर अगर आप नहीं समझते कि बराह रास्त जिम्मेदारी बहरहाल साबिक सदर मुशर्रफ की इस पे नहीं थी? बिल्कुल बराबर देखें जी, अगर कोई बंदा किसी को फैसिलिटेट करता है किसी के लिए, या उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, तो वो तो जिम्मेदार है ना। जिसकी जिम्मेदारी थी एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी जिम्मेदारी थी, बल्कि वो तो हेड ऑफ द स्टेट भी बना हुआ था उस वक्त, उसकी जिम्मेदारी थी नहीं कि मोहतरमा जैसी पॉपुलर लीडरशिप को प्रोटेक्शन फराहम करना। आप देखें कि जब बीबी 10 अप्रैल 1986 को आई, एक गमला भी नहीं टूटा, और इसी तरह का बड़ा एक हजूम था लाहौर में भी, और सिक्योरिटी फराहम थी। लेकिन ये जिम्मेदारी तो उस वक्त के हुक्मरानों की थी जो मोहतरमा को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके। नज़ीर बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज के हवाले से इसलिए हम गुफ्तगू खुसूसी तौर पर कर रहे थे कि अगर कहा यह जाता है कि 18 अक्टूबर का सानिया के बाद मोहतरमा को प्रोटेक्शन दिया जाता, या शायद फिर उनसे उस तरीके से आज़ादाना घूमने के सिलसिले पार्टी को फैसला करती, तो शायद 27 दिसंबर जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक स्याह दिन था, इस तरह ना होता। पीपल्स पार्टी उसकी पॉलिटिक्स से इंतखाब किया सकता है, लेकिन बहरहाल शहीद मोहतरमा भुट्टो जो इस्लामी पहली सरबराह मुमलिकत थी, उनकी शहादत ने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को एक दूसरी जानिब मोड़ दिया, जिसकी तफसील में नहीं जाऊँगा।
क्योंकि अब गुफ्तगू करेंगे जो एक बहुत अहम इशू आज सामने आया है और वो है IMF और फिर महंगाई महंगाई महंगाई। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, एक ही मौजू है वतन अजीज़ में, गो के ISI के सरबराह भी एक इशू बने, फिर अपोजिशन भी कह रही है कि हम सड़कों पर आएंगे, लेकिन महंगाई महंगाई और महंगाई जिसकी गूंज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सड़कों पर भी सुनाई दे रही है। और आप देखें कि तेल की कीमतें यानी पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कहते हैं रिकॉर्ड सतह पर आ गई हैं 138 रुपये पर, और हुकूमत का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का सबब यह है कि बैरून मुल्क गैस और बिजली की कीमत बढ़ी है। फिर अगर आप देखें डॉलर रिकॉर्ड सतह पर आ चुका है, कोई 173 रुपये और चंद पैसे, ये भी इससे पहले नहीं हुआ। और ये जो उसके सबब जो फिर आम अशिया ज़रूरत वो सब चीज़ें बढ़ी हैं। और हमारे वज़ीर मनसूबाबंदी वफाकी वज़ीर ये कह रहे थे कि ये महंगाई मुल्की मसला नहीं बल्कि आलमी मसला है। लेकिन क्या हमारे असद उमर साहब की ये वजाहत अवाम को मुतमईन कर सकेगी? मैं इसमें कोई शक नहीं समझता कि एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई हुई है इस वक्त दुनिया के अंदर, और अशियाए खुर्दनोश जो हैं, उसके अलावा जो एनर्जी की प्रोडक्ट्स हैं और इसी तरीके से बहुत सारी और चीज़ें जो हैं उनकी कीमतों के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। जैसे ही इकॉनमी जो हैं वो रिकवर की और वापस नॉर्मल डिमांड वापस रिस्टोर हुई, तो एक किल्लत का समा पैदा हुआ और कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को शुरू हुआ नज़र आया। जी, तो हमारे असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत सारा जो फ़ौरन में गैर ममालिक में जो कुछ कीमतों में इजाफा होगा उसका तो यहाँ ही पड़ा। हमारे साथ असद अली शाह साहब हैं, मुमताज़ माहिद मशहद। जी असद शाह साहब, अभी थोड़ी देर पहले मैं असद उमर साहब को सुन रहा था जिनका फरमाना था कि महंगाई का जो है वो उसका सबब मुल्की नहीं बल्कि ये एक आलमी मसला है, उसके असरात पड़े हैं। जी, दोनों हैं, मुल्की भी है और इंटरनेशनल जो प्राइस इंक्रीज है वो भी है मेरे हिसाब से। देखें, जो इंटरनेशनल एक तो है ना, पेट्रोल प्राइस जो है वो तो इंटरनेशनल प्राइस जो है बहुत बढ़ गई है, जाहिर है तकरीबन $75-80 हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा आपके पेट्रोल की प्राइस के ऊपर भी और बिजली के ऊपर भी, और ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट और सारी जो अशिया ट्रांसपोर्ट होती हैं और जिसमें भी पेट्रोल यूज़ होता है। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो आपका अपना इंटरनल करंट अकाउंट जो डेफिसिट है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जिससे ज़ाहिर है इंपोर्ट्स आपकी बहुत बढ़ गई है, तो उसका ज़ाहिर है उसकी वजह से डिवैल्यूएशन हो रहा है, आपका रुपी के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, तो वो जितना डिवैल्यूएशन आता है वो हमारी इकॉनमी की वीकनेस की वजह से, उसकी वजह से भी मुआशी उस पर इम्पैक्ट होता है। तीसरा जो है, ज़ाहिर है हमारा इंपोर्ट्स के ऊपर जनरली रिलायंस बहुत ज़्यादा है। हम अगर $30 बिलियन की इस साल टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट हमारी जो है इस वक्त $6 बिलियन पर मंथ हो रही है, तो आप उससे हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी $70 बिलियन से भी ज़्यादा अगर इंपोर्ट हो जाती है तो वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, डिवैल्यूएशन की वजह से भी और इंटरनेशनल प्राइस की वजह से भी। तो और उसके अलावा सप्लाई और डिमांड में भी काफ़ी डिस्कनेक्ट रहा है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। उसमें वफाकी हुकूमत जो है कुछ चीज़ें वो करती हैं, कुछ कमोडिटीज़ की, कुछ जो है सूबाई हुकूमतें करती हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ बहुत डिस्कनेक्ट होता है वफाकी और सूबाई हुकूमत का,
तो ये सप्लाई और डिमांड शाह जो साहब- है और उसको रेगुलेट करना जो है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा हमारी डिफिशेंसीज है ना आपकी, वेदर इट इज़ व्हीट हो या शुगर हो या दूसरी कमोडिटीज़ हो, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फिर एक चीज़ जो है जो कि पिछले 3-4 साल से जो है ना 2-3 साल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, जो हमारी ट्रेड विद इंडिया जो है ना, वो हम बात नहीं करते, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि अगर आपकी बॉर्डरिंग कंट्री से आपकी ट्रेड हो और यहाँ पर अगर कोई सब्ज़ी या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं या और चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं तो वहाँ से आ सकती हैं, और इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ सरप्लस हैं उधर शॉर्ट हैं तो यहाँ से उधर जाती हैं, तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होता है, प्राइस भी रेगुलेट हो जाती है, सस्ती भी मिल जाती है चीज़, और फार्मर को और लोकल प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होता है। तो वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मईशत में जो हम बात नहीं करते, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड जो है वो ज़ाहिर है हमारा सबसे बड़ा मेन ट्रेडिंग पार्टनर जो होना चाहिए वो हिंदुस्तान होना चाहिए। अब वो हमने बंद किया हुआ है। फिर आप फिर यहाँ जो महंगाई है, लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो वाशिंगटन गए हैं और IMF के पास गए हैं। एक तो IMF आपको मालूम है बिजली के सिलसिले में और कमोडिटीज़ के सिलसिले में हर एक में हमें हिदायत दे रहा है, डिक्टेशन दे रहा है। तो ये शौकत तरीन साहब से जो इतनी लॉ लगाई हुई है कि वो $6 अरब ले आएंगे और उससे फ़र्क पड़ेगा और महंगाई पर भी उससे कमी आएगी, तो हमने ये हाइप जो इतनी क्रिएट हो गई है शाह साहब शौकत तरीन साहब के वाशिंगटन जाने से। देखिए, उसका तो बहुत ही आसान जवाब ये है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो हमें $6 बिलियन जो देता है वो तो अश्योर करके देता है कि हमें इस तरीके से रिकवरी भी कर लेता है उसकी। असल चीज़ ये है कि वो एक तरह से लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, और फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, जो दुनिया के साथ जब हम ट्रेड करते हैं या क्रेडिट लेते हैं या लोन्स लेते हैं, तो हमारी एक तरह से क्रेडिट वर्दीनेस जो है ना वो उससे लिंक्ड होती है IMF प्रोग्राम के साथ। क्योंकि अगर IMF प्रोग्राम ना हो तो अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे हमारा $20 बिलियन हो गया था, तो अब $20 बिलियन जो है पाकिस्तान कहाँ से अदा करेगा, जो है दूसरी जगह से लोन लेके ही देगा। तो वो जब तो आपको जो है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या दूसरा कमर्शियल जो लेंडिंग है, क्रेडिट जो है वो भी आपको नहीं मिलता डॉलर्स में अगर IMF जो है आपको प्रोग्राम में ना हो। असल प्रॉब्लम तो ये है ना कि एज ए कंट्री वी आर काइंड ऑफ इंसॉल्वेंट, क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है और जो हमारे जो खर्चे हैं फॉरेन करेंसी में, इंपोर्ट्स हैं और जो क्रेडिट डेट सर्विसिंग करनी होती है वो, और जो हमें पैसे एक्सपोर्ट से हमें आते हैं उसमें $15-20 बिलियन का कंटिन्यूसली आपको डेफिसिट है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म में हो तो वो तो चल जाता है, लेकिन अगर किसी मुल्क में ये कंटिन्यूसली ईयर टू ईयर हो और वो बढ़ता ही जाए, तो इसी वजह से आप देखें कि हम हर चौथे साल या 5वें साल जो है IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं, और फिर जब अगर 1-2 प्रोग्राम ही है जो हमने सक्सेसफुली पूरे किए हैं, अपनी पिछले 20 प्रोग्राम्स हो चुके हैं मेरे ख्याल में, और जब वो भी जब कंप्लीट होता है तो 1-2 साल में हम फिर अपने आप को बैंकरप्ट कर देते हैं। तो असल चीज़ तो ये है मुजाहिद साहब कि हम एज ए कंट्री हम जो है ना कॉम्पिटिटिव नहीं है दुनिया के साथ, यानी हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाते सवाए इसके कि टेक्सटाइल का धागा बनाते हैं, चावल बेचते हैं या कुछ इस तरह की कमोडिटीज़ बेचते हैं जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और इस मतलब 70-74 साल के बाद भी हम कोई ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ नहीं बना रहे।
जिससे हम दुनिया को कोई चीज़ बेच सके ना। हम हर चीज़ दुनिया से खरीदते हैं और ख़रीदने के हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम अब बोरोइंग भी इतनी हो चुकी है कि हमारा तकरीबन 90% जो हमारा सालाना इनकम है, जीडीपी है, उससे ज़्यादा हो गया है। हमारा बैलेंसेस सारे आउट है ना। तो आईएमएफ जो है वो हमारी ज़रूरत है या मजबूरी, या ज़रूरत भी है मजबूरी भी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़रूरत भी है मजबूरी भी है, लेकिन बात यह है कि ये हमने अपने आप को एडिक्ट कर दिया है आईएमएफ से। हम जो है ना, जो डिसीजन मेकिंग भी अनफॉर्चुनेटली हम जो करते हैं वो इस तरह की करते हैं कि बस आज हमारा पूरा गुजर जाए। हम फाइटिंग करते हैं कि ये महीना हो जाए, ये एक साल हो जाए, और हम बातें ये करते हैं कि हम तो रिफॉर्म कर रहे हैं, हमने टर्न अराउंड कर दिया है मुल्क को। ये सारी हुकूमतें ये करती रही हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली हम कंटिन्यूसली वीक से वीक तर होते जा रहे हैं। और जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत को गालियां देती है, और आने वाली हुकूमत के लिए उससे भी ज़्यादा मसले छोड़ जाती है जो कि उसको मिले हैं। और यही मुझे लगता है कि अगली हुकूमत के साथ भी यही होने वाला है। शुक्रिया शाह साहब, असद अली शाह साहब, मुमताज़ माहिर मईशत, महंगाई के असबाब। शौकत तरीन साहब का वहाँ जाना बता रहे थे। दो बड़े डेवलपमेंट इस वक्त हो रहे हैं, एक इस्लामाबाद में, एक तो होने जा रहा है पीडीएम का इजलास, लेकिन उससे ज़्यादा आज एक अहम इजलास हुआ है जिसमें आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर और डीजीआईएसआई जो पुराने थे वो भी मौजूद थे। इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और इस वक्त भी पीडीएम का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। हमारे नुमाइंदे हैदर वहाँ मौजूद हैं, जिनका कहना यह है कि मरियम नवाज़ और शहबाज जो है वीडियो लिंक के ज़रिए, जबकि मौलाना फजल रहमान दीगर पार्टियों की क़यादत के साथ मौजूद हैं। जी हैदर, ये इजलास गालिबन 4 बजे शुरू हुआ, क्या वजह है कि अब तक कोई 4 घंटे होने को जा रहे हैं, गुफ्तगू जारी है? कोई कब मुतवक्को है कि क़यादत सामने आएगी? हैदर जी, आज जो पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है जिसकी सदारत मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, इसमें नैब क़वानीन से मुताल्लिक़, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और सबसे अहम के महंगाई के हवाले से आज जो मुशावरत जारी है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और अख्तर मेंगल वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें शरीक हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजल रहमान और इसके अलावा महमूद चकज़ई और आफ्ताब शेरपाओ यहाँ इस वक्त ये तो सब मौजूद हैं। लेकिन हैदर ये बताइए कि क्या बॉडी लैंग्वेज कहती है? कुछ लगता है कि वाकई कोई तहरीक वहरीक चलाने के मूड में है, या एक आम सा इजलास इसको समझें? ये बहुत अहम इजलास है। इसमें नवंबर और दिसंबर में जलसों के हवाले से फैसला किया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने आज महंगाई के हवाले से जो मार्च का आज ऐलान करने का फैसला किया है, और अब से चंद लम्हे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इसका बाज़ाब्ता ऐलान होगा। इस वक्त मरकज़ी क़यादत इजलास शिरकत के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ आ चुकी है। और इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, महंगाई और जो सबसे अहम ये नैब क़वानीन के हवाले से आपको इल्म है कि जलसे जुलूस जब इकट्ठे किए थे, यानी पार्टी भी शामिल थी, उस वक्त भी कुछ नतीजा नहीं निकला। और अब तो खुद ये कहते हैं जी नून लीग में भी इख्तिलाफ मौजूद है। तो ये कैसे तवक्को की जाए कि आज जब ये लोग फैसले करेंगे, उससे जब कितनी बड़ी महंगाई है, लोगों को सड़कों पर लाने का ये अगर कहेंगे तो क्या आ सकेंगे? जो सिचुएशन ऐसी है, ये बहुत अहम है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अलग से महंगाई के हवाले से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अब, क्योंकि इससे कबल वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का ये मुतालबा करते हुए तहरीक चलाने की बात कर रहे थे, उस वक्त वज़ीर आज़म ने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन पीडीएम ही तकसीम हो गई। अब पीडीएम इस हवाले से तहरीक चलाना चाहती है। अभी हम हैदर शिराज से बात ही कर रहे थे कि कहा यह जा रहा है कि, बल्कि हम खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हज़रत मौलाना फजल रहमान नून लीग के कायदीन के साथ गुफ्तगू के लिए आ रहे हैं।
और खुश खुर्रम हस्ब मामूल नज़र आ रहे हैं अगर स्क्रीन पर आप हम देखें। हैदर, अब यकीनन जैसे मैंने कहा कि मुझे तो अब अपने प्रोग्राम के कंक्लूडिंग की तरफ जाना है। मौलाना साहब का देखिए क्या ऐलान करेंगे, क्यों जी हैदर? जैसे मैंने कहा कि कैमरा जो है अब हैदर, शुक्रिया आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब से थोड़ी देर बाद हज़रत मौलाना फजल रहमान पीडीएम में किए जाने इजलास में किए जाने वाले फैसलों से आवाम को या लोगों को आगाह करेंगे। और कहा तो यही जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में वो ये कहेंगे कि मुजाहरे होंगे, एहतजाज होगा। उनके दाएं तरफ शेरपाव साहब, लेकिन कभी महसूस की जा रही है कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ नहीं हैं। देखिए मौलाना क्या कहते हैं, लेकिन मुजाहिद अली को इस वक्त GTV से इजाज़त दीजिए।